Good evening and welcome everyone to this session on Indian economy, in which we are going to cover these monetary policy instruments. Monetary policy instruments are your repo rate, reverse repo rate, CRR, SLR. This is what we had started off with in the previous class, right? So, any doubts? CRR और SLR में, CRR और रेपो रेट में जो डाउट था उस दिन, when we were trying to understand कि CRR ज़्यादा अच्छा है या SLR या CRR ज़्यादा अच्छा है या रेपो रेट, I told you that repo rate में there is a lag in the implementation of monetary policy, in the transmission of rates. RBI might have cut the rate. RBI might have reduced the rate of interest for the banks to borrow the money from RBI, but actual transmission may not be as smooth. Actual transmission of rates may not be taking place. So that is the reason here. Repo rate is today the effective rate, is today the anchor rate, or is today the main rate of, और इस टुडे द मेन रेट व्हाट इज कॉल्ड एज पॉलिसी रेट. जैसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को आज हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट कहते हैं, ये सबको समझ में आता है. वैसे ही रेपो रेट आज प्राइम पॉलिसी रेट बना हुआ है. आरबीआई सीआरआर एसएलआर को नहीं छेड़ता. आरबीआई डज नॉट टिंकर विद दीज टू रेट्स मच. आरबीआई बेसिकली गोज विद द रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट. तो ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के दो की रेट्स हैं जिसे हम रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के नाम से जानते हैं. वाई आई हैड टोल्ड यू वाई इज इट द केस. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज वेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी. ये सब चीज़ें समझ में आ गई थी. अभी किसी को कोई डाउट है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में और CRR में? So, as interest rates have been low, contractionary monetary policy slows the rate of growth in the money supply or outright decreases the money supply in order to control inflation. While sometimes necessary, contractionary monetary policy can slow economic growth. It can increase unemployment because of what reason? Please answer. प्लीज आंसर कि किस वजह से रेट कम होता है, बताओ. क्यों अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी? व्हाट इज द नेम ऑफ द इकोनॉमिस्ट हु गेव दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट? बताओ फटाफट, सभी बताओगे? सो फिलिप्स कर्व, राइट? फिलिप्स कर्व याद रहना चाहिए. नाउ moving to the next one, accommodative monetary policy. ये भी मैंने बताया था. Today being Monday, there was a gap of 1 day, so I'm just checking whether you are revising or not. All right, accommodative monetary policy यानी कि RBI सरकार के रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो अकोमोडेशन है उसको अकोमोडेट कर रहा है कि चलो ठीक है, ग्रोथ नहीं हुई तो हम अकोमोडेट कर लेते हैं. इसका ये मतलब है, राइट? To avoid inflation, most of the central banks alternate between accommodative monetary policy and the tight monetary policy in varying degrees to encourage the growth while keeping inflation under control. A tight monetary policy is implemented to contract economic growth. Converse to an accommodative monetary policy, a tight monetary policy involves increasing the interest rates to constrain borrowing and to stimulate savings. ये हो गया था.
पॉलिसी टूल क्या है, CRR, रेपो रेट, SLR, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट। अब वन बाय वन समझते हैं। CRR इज क्लियर टू एवरीवन? लेट मी जस्ट हैव अ लुक एट योर कमेंट्स। CRR is clear to everyone. Am I right in that assumption? CRR जो है कैश को रिजर्व करने का रेशो है। उस रेशो को अगर बैंक ने अपने पास वो पैसे रख लिए, अगर 1 लाख करोड़ में से 1 लाख करोड़ रुपीस में से अगर RBI ने 25% CRR रखा है तो 25 लाख रुपीस किसके पास चले गए? 25 लाख करोड़, 25,000 करोड़ विल गो टू 25,000 करोड़ रुपीस वुड गो टू RBI। अब बैंक के पास क्या बचा? 75,000 करोड़ रुपए। बैंक इस 75,000 करोड़ रुपए में इसकी कॉस्ट लगा देगा, है ना। 25,00,000 करोड़ रुपए पे जो बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है कस्टमर से जो पैसे इकट्ठे करे हैं, वो तो कस्टमर से जो पैसे इकट्ठे करे हैं वो बोरोवर से लेगा। बोरोवर कौन है यहाँ पे? विजय माल्या जो लोन ले रहे हैं, पीपल हु आर बोरोइंग द लोन, राइट। अब जो लोन बोरो कर रहे हैं दे विल हैव टू पे अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट सो एज टू कॉम्पेंसेट फॉर द मनी विच इज नॉट गेटिंग एनी इंटरेस्ट। व्हाट इज दैट मनी? इट इज 25,000 करोड़ रुपीज इन दिस केस। इट इज 25,000 करोड़ रुपीज, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। CRR को 100% कर देंगे तो कैश बिल्कुल स्क्वीज हो जाएगा, ठीक है। कैश बिल्कुल, जैसे आप एक काम करो, आपने जैसे बोला ना, जैसे मॉपिंग करते हैं ना, फ्लोर की पोछा लगाते हैं, ठीक है। अब अगर ये वाइपर है तो एक वाइपर होता है जो स्पॉन्ज ही होता है, जो थोड़ा सा स्पॉन्ज ज़्यादा होती है, उसकी स्पॉन्ज हमने 25% टाइट कर दी, यानी कि 25% कैश हमने डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लिया। डन। अगर इस कैश को हमें एकदम से पूरा स्क्वीज करना है, क्योंकि फ्लोर पे जो है लिक्विडिटी ज़्यादा हो गई है। लिक्विडिटी किसकी? लिक्विड बहुत ज़्यादा, पैसा जो है पानी की तरह तैर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस वाइपर की, ये जो स्क्वीजिंग वाइपर है, मॉपिंग वाइपर है, इसको हम 100% टाइटन कर देंगे, इसके स्क्रू यहाँ से, ठीक है। हमने इसको यहाँ से इसका वो वॉल्व टाइटन किया और ये पूरा पैसा पानी की तरह निचोड़ लेगा, जैसे कि एक पोछा पानी को स्क्वीज कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये मतलब है CRR का। अब अगर इसी एनालॉजी में मेरे को दूसरा पार्ट रखना हो, क्या? रेपो रेट। रेपो रेट क्या कह रहा है कि ठीक है, अगर आपको बैंक कोई, अगर बैंक RBI है, RBI क्या है यहाँ पे? लिक्विडिटी स्क्वीजर, लिक्विडिटी मॉडरेटर, लिक्विडिटी रेगुलेटर। तो ये जो रेगुलेटर है RBI नाम का, ये यहाँ से क्या कर रहा है, इस पैसे के, ये जो लिक्विडिटी फ्लोर पे रहेगी, इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेगुलेट कर रहा है। वाइपर जैसा काम नहीं कर पा रहा वहां पे RBI, वहां पे बिल्कुल टाइट, स्क्वीजिंग ऑफ मनी इतना इफेक्टिव नहीं है जितना CRR में है। अब समझ में आया? प्रतीक वर्मा, नाउ इज इट क्लियर टू यू? वहां पे क्या है कि ठीक है, RBI ये कह रहा है कि अब अगर पानी चाहिए फ्लोर पे तो 7% पे मिलेगा, अगर पानी और चाहिए तो 9% पे मिलेगा। अब जिसको 9% देने के लिए जिस बैंक के पास पैसे हैं वो देगा। समझ में आया? रेपो रेट का मैं दोबारा से बता देता हूँ। रेपो रेट में RBI बैंक को ये कह रहा है कि आप इतने इंटरेस्ट रेट से नीचे पैसे नहीं दोगे। जिस बैंक ने ऑलरेडी पैसे इकट्ठे कर रखे हैं महंगे रेट पे, सस्ते रेट पे, वो सस्ते रेट पे देगा। लेकिन अगर किसी बैंक ने महंगे रेट पे कर रखे हैं, RBI ने बोला ओ नो, ग्रोथ कम हो गई, तो अब आप इसे जो है इन्फ्लेशन कम हो गई, अब आप इसे जो है सस्ते रेट पे लेंड करो। इन्फ्लेशन कुछ ज़्यादा ही कम हो गई, ग्रोथ भी कम हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, जैसा सर फिलिप्स ने कहा था। फिलिप्स जो है उन्होंने कहा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, फिलिप्स ने तो ये कहा था, जो कहा था वो बात खत्म। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये हो गई है कि इसको कैसे लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कैसे करें, है ना। अब ये लिक्विडिटी को इंजेक्ट कैसे करें? अब लिक्विडिटी इंजेक्ट करनी है क्योंकि फ्लोर पूरा ड्राई है, लोग अनएम्प्लॉयड हैं। RBI ने SBI को बोला कि हम रेट कट कर रहे हैं, तो अगर आपको पैसे चाहिए तो आप हमसे ले लो, लेकिन आप रेट कट करो। SBI ने बोला नहीं, पैसे तो हैं, पानी तो बहुत है, लेकिन जो पानी हमने खरीदा है वो ऑलरेडी 9% पे खरीदा है। RBI कह रहा है कि इसे 7% कर दो।
एसबीआई ये कह रहा है कि ये 9% पे जो लिए गए हैं तो इसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कम कर दिया जाए। समझ में आया? यस प्रतीक, इज इट फाइन नाउ? सो कन्वर्ट, किसी और को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क। कल मैंने प्रतीक को इसमें ये एग्जाम्पल दिया था, सीआरपीएफ या फिर मिलिट्री वाला एग्जाम्पल। अब आरबीआई यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर छोटी मोटी सीआरपीएफ या पुलिस वाला एग्जाम्पल, अगर छोटी मोटी कोई वारदात होती है तो क्या होता है, सीआरपीएफ यानी कि रेपो रेट, ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, राइट, सॉरी पुलिस, लोकल पुलिस को बोला जाएगा। लेकिन अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो किसको बुलाया जाता है, सीआरपीएफ को बुलाया जाता है ना, तब फिर सीआरआर को बुलाया जाएगा, तब सीआरआर एकदम से क्रेडिट स्क्वीज कर लेगा, मनी एकदम से एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर? समझ में आया? सो दिस इज हाउ वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस थिंग। नाउ टाइट मनी पॉलिसी, प्रॉब्लम इज इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन होगी तो आरबीआई क्या करेगा, मनी सप्लाई को, कैश रिजर्व रेशो को इंक्रीज करेगा, रेपो रेट को इंक्रीज करेगा, बैंक रेट्स, धीरे धीरे से हम इन सभी को समझते हुए चलेंगे आगे। बैंक रेट क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, राइट। अभी के लिए हमने ये समझ लिया कि ये सारे मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। रेपो रेट है, एसएलआर रेशो है, सीआरआर रेशो है, रिवर्स रेपो भी रेट है, बैंक भी एक रेट है। बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू बैंक्स विदाउट एनी सिक्योरिटी। रेपो रेट में हमें क्या रखना होता है, कोलैटरल रखना होता है, लेकिन बैंक रेट में हमें कोलैटरल बैंक को नहीं रखना होता, कुछ गिरवी रखे बिना ही जब पैसे दिए जाते हैं तो उसे बैंक रेट कहा जाता है। आगे चलते हैं। ट्राई पार्टी रेपो विल अंडरस्टैंड। तो ये सारी चीजें हैं। आरबीआई सेल्स देम टू सक मनी फ्रॉम द मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में ये होता है, बैंक्स को थोड़ा सा लालच दिया और ये बोला कि आप सरकार की ये पॉलिसी है, ये 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, बट हम आपको 10% देंगे, आप इस लालच में हमें सारा पैसा दे दो। मनी सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आरबीआई ने, तो ये हो गई कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब बैंक्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में चल रहा है 10%, मान लो जब कभी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगानी हो, ठीक है। आरबीआई बैंक्स को ये बोलता है कि 10% छोड़ो, मैं तुम्हें नया पैसा देता हूँ, या मैं तुमसे ये जो सिक्योरिटीज़ हैं मैंने तुम्हें 10% प्रॉमिस किया था देने को, मैं इस पे 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता हूँ, ये सिक्योरिटीज़ को फटाफट मेरे पास ले आओ और कैश ले जाओ। अब यहाँ पे कैश आ जाएगा बैंक्स के पास में, तो आरबीआई इमीडिएटली एसबीआई, एचडीएफसी वो सारा कैश लोन देने लग जाएंगे। जब वो लोन देने लग जाएंगे तो बैंक मार्केट में, फिनेंशियल मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर? टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स में बता रहा हूँ अभी, वो M1 M0 जब मनी सप्लाई की बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ बैंक्स अकाउंट आई विल एक्सप्लेन। यस अर्शिका, व्हाट आर यू सेइंग? टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन। Arshika, you're trying to say something? Now, objectives of monetary policy. The primary objective of monetary policy is to maintain price stability while keeping in mind the objective of growth. 6 main objectives of monetary policy in India are high employment. ये भी मैंने बताया था कि इनको आपको मगअप करना है। What is SLR? We are going to see that. Okay? तो ये सारी चीज़ें हो गई अभी के लिए। The central government notified the following factors that constitute the failure to achieve. Now, RBI's accountability rests on these things. इशिता थोड़ी सी देर रुक जाओ अभी, ओके, अपने आप से समझ में आने लगेगा। वन बाय वन इंस्ट्रूमेंट समझते हैं और जिन स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स के वे से समझ में आ जाएंगे। कैश रिजर्व रेशो इज द रेशो फिक्स्ड बाय, इशिता आपने क्लास कल रिकॉर्डेड क्लास एक बार देखी थी, सच बोलना, सच सच बताना
कि कल क्या क्लास आपने फिर से देखी थी, रिवाइज करी थी? नहीं करी थी तो भी बताना, कुछ नहीं कर रहा मैं, आई विल एक्सप्लेन अगेन, डोंट वरी। अच्छा देखी थी तो फिर समझाना पड़ेगा। नाउ कैश रिजर्व रेशो इज द रेशो ऑफ टोटल कैश विद अ बैंक। HDFC के पास में जितना भी कैश है उसका टोटल कैश का 100% अगर कैश है तो 100% का 25% रिजर्व करना पड़ेगा। क्लियर? Therefore, it is the average daily balance that a bank is required to maintain with RBI as a share of such percent of its net demand and time liabilities that the Reserve Bank may notify from time to time in the Gazette of India. Now CRR रुपीज़ 1000 डिपॉजिट, CRR 60 करोड़ रुपीज़, ये CRR हमने डिपॉजिट कर दिया। अब जब हम CRR डिपॉजिट कर रहा है कोई बैंक RBI के पास में, तो पैसे कितने बचे? 940 करोड़ रुपीज़। ठीक है, 1000 करोड़ रुपीज़ आए थे, उसमें से 60 करोड़ रुपीज़ RBI के पास में डिपॉजिट हो गए। अब ये जो 60 करोड़ रुपीज़ हैं, लेकिन इन पे कस्टमर को तो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ना, राइट? कस्टमर विल आस्क फॉर इंटरेस्ट पेमेंट। अब उसके इंटरेस्ट की भरपाई करने के लिए बैंक को इस 940 करोड़ रुपए पे, यदि ये 940 करोड़ रुपए पे बैंक 7% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था, क्योंकि 60 करोड़ रुपीस पे अब बैंक को 0% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, 0। तो बैंक को 1% एक्स्ट्रा इस कस्टमर से, इन कस्टमर्स से चार्ज करना पड़ेगा जिन्होंने कार लोन लिए हैं। HDFC से किसी ने लोन लिया कार लोन का, किसी ने फैक्ट्री लगाने के लिए विजय माल्या ने कोई लोन लिया, फिर अदानी ने कोई प्लांट लगाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट लगाने के लिए लोन लिया, तो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अगर RBI CRR को 60 करोड़ से 100 करोड़ कर देता है, यानी कि 10% कर देता है, 6% की जगह 10% कर देता है, क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? इस 100 करोड़ रुपीज़ पे अब कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। रेट कितना मिलेगा? 0। तो इस कॉस्ट में से दोबारा से पैसे वसूलने पड़ेंगे। तो जिन लोगों को 900 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, वो 100 करोड़ रुपए पे जो ब्याज इन लोगों को देना पड़ेगा जिन्होंने ये 100 करोड़ रुपीज़ डिपॉजिट करवाए हैं, उसकी क्रॉस कॉम्पेंसेशन, उसकी भरपाई भी यहीं से होगी। क्लियर? Buzzing sound in the background? No. Hissing sound could be because of the exhaust. Santosh, AC on कर दो। It's not lagging at all. It's not lagging at all. तुम लोग देखो मेरी तरफ से ना, कभी भी इस पे हमारे यहाँ पे स्विचर लगा हुआ है। There are 5 internet connections and if the network drops from the backend, वो immediately वो दूसरे नेटवर्क पे स्विच हो जाएगा। एक्साइटल से जियो पे, जियो से एयरटेल पे नेटवर्क लैग नहीं हो सकता। क्लियर? तो आप लोग अपनी तरफ से पहले चेक किया करो, यहाँ पे उसके बाद लिखा करो। देयर इज़ नो लैगिंग प्रॉब्लम। 99% केसेस में हमारे यहाँ से लैगिंग नहीं होगी। जिस दिन लैगिंग होने के चांसेस होते हैं उस दिन मेरे को क्लास पोस्टपोन करनी पड़ती है, एंड इट इज़ हैपनिंग ओनली बिकॉज ऑफ द रेनिंग दिस मॉनसून सीजन। वो भी बीच बीच में 1-2 दिन जो हुआ सो हुआ। क्लियर? इट्स नॉट लैगिंग एट ऑल, इट इज़ नॉट लैगिंग एट ऑल। सो हमिंग कुड बी देयर, हमिंग प्रॉब्लम वुड ऑल्सो गो अवे। Now that the AC has been turned on, the exhaust of the laptop would automatically stop. Clear? Please don't comment here, it distracts me and it distracts others also. Please get your internet connection, ensure 1 Mbps speed. I may not be able to repeat this again and again. कोई कभी कोई दिक्कत नहीं आती हमारे साइड से। Clear? All right. Yes. %10 वाले के बाद कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे के सुनो। कल जिन्होंने रिवाइज नहीं किया, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, अगर रिवाइज किया होता तो प्रॉब्लम नहीं होती। क्लियर? सो फिर भी मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये कस्टमर्स हैं जिन्होंने 1000 करोड़ रुपए बैंक के पास डिपॉजिट करे। ये कस्टमर्स को कितना रेट देना है? 4%। अब इन कस्टमर्स को 4% यदि डिपॉजिट देना है तो ये 4% की भरपाई कहाँ से होगी? ये लोग जो लोन लेने आएंगे, बैंक इन डिपॉजिटर्स से पैसे लेता है, बोरोवर्स को देता है। अब ये जो लोन लेने आए हैं इनको 940 करोड़ रुपए बैंक दे सकता है। तो CRR यदि 6% है तो 60 करोड़ रुपए बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा HDFC को। क्यों? क्योंकि HDFC ने ये 60 करोड़ रुपए RBI की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग RBI को दे दिए, डिपॉजिट करवा दिए यहाँ पे। अब इस पे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ये वाले कस्टमर्स तो पैसे मांगेंगे ना जिन्होंने डिपॉजिट किए थे, इसकी भरपाई यहीं से करी जाएगी। अब अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा हो तो RBI क्या करेगा? CRR को इंक्रीज करेगा। CRR को कर दिया 10%। अब अगर CRR को 10% कर दिया यानी कि 1000 करोड़ में से 10% पैसे RBI के पास चले गए। कितने? 100 करोड़। 100 करोड़ पे क्या मिलेगा? 0% और 0 रुपीज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला। अब अगर 0 रुपीज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला तो 900 करोड़ रुपए ब्याज पे दिए जाएंगे। अब 940 की जगह 900 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 1000 करोड़ में से 100 करोड़ उधर चले गए। ठीक है, तो अब 900 करोड़ बचे। 900 करोड़ पे अब अगर 100 करोड़ की भरपाई भी इस 900 करोड़ से करनी है तो कितने पैसे देने पड़ेंगे? कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा? पहले 7% कर रहे थे, अब 8% कर दिया, ताकि 100 करोड़ वाले लोगों को उनका जो 4% कमिटेड था वो देना पड़े। तो CRR इंक्रीज करने से हो गई ना लिक्विडिटी पोजीशन टाइट। RBI को रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करना पड़ा। तो जो लोग लोन लेने आ रहे थे उनको लगा कि 7% तक तो ठीक था, 8% हो गया तो क्या करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा। अब जैसे हमारे यहाँ पे पहले क्या था कि पहले ग्रोथ कम थी। ठीक है, वी आर अ न्यू एंटिटी। मैं आपको इस एग्जाम्पल से भी समझा सकता हूँ। तो पहले हमने EMI ऑप्शन दिया, फिर EMI ऑप्शन बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि सफिशिएंट सेल होने लगी। जब एकदम से इन्फ्लेशन होने लग गया डिमांड में तो हमने क्या करा? 36,500 से उसको 39,500 कर दिया, ताकि स्टूडेंट्स अब और स्टूडेंट्स नहीं आए। जो आएंगे वो ठीक है, वो एक्स्ट्रा पे करेंगे। जब सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास आ गए, हमें लगा कि अब अगर इससे ज़्यादा आएंगे तो हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो फीस बढ़ा दी। अब अगर फीस बढ़ा दी तो ठीक है, इन्फ्लेशन क्रिएट कर दिया हमने। इन्फ्लेशन क्रिएट करने से क्या होगा? इन्फ्लेशन प्राइस को इन्फ्लेट करने से क्या होगा? ग्रोथ जितनी चाहिए उतनी मिल गई। समझ में आया? वैसे ही RBI ये करता है। अब जब मान लो कि ग्रोथ दोबारा से चाहिए होगी, अब लगा कि यार बिल्कुल ही अब जो है मंदी आ गई, फिर क्या करना पड़ेगा? फिर दोबारा से ये CRR को कम कर देंगे। 10% किया था, 10% से 4% कर देंगे। तो बैंक कितने पैसे लेंड कर पाएगा? 1000 का 4% 40 करोड़, 960 करोड़ HDFC लेंड कर पाएगा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। So this is there, clear? Now आगे चलते हैं। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो इज द, तुम लोग ना देखो, मेरे को पता लग जाता है कि किसी ने रिवाइज किया है, किसने नहीं किया है। विदाउट एनी ऑफेंस टू एनीवन, आप लोग अपना नुकसान करोगे अगर साथ साथ क्लासेस को रिवाइज नहीं कर रहे हो, संडे को मस्ती कर रहे हो तो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो इज द रेशो ऑफ टोटल डिपॉजिट्स ऑफ अ बैंक which is to be maintained by the bank with itself in non-cash form. Now here the purpose is different. Government और RBI prescribes to banks कि आप ये पैसा अपने पास ही रखो, लेकिन आप इसे नॉन कैश फॉर्म में, यानी कि या तो आप इसे गोल्ड फॉर्म में रखो जो एसेट्स RBI ने अप्रूव करे हैं, ठीक है, या आप इसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में रखो, अपने पास रखो। अब ये वो पैसा है कि CRR के साथ अगर इसे ऐड कर दिया जाए, यानी कि ये पैसा बैंक के पास में 1000 करोड़ आए, 1000 करोड़ में से 6% CRR चला गया, एक बाकी का 10% 15% क्या चला गया? SLR चला गया।
बैंक के पास CRR और SLR को डिडक्ट करने के बाद जो पैसे बचेंगे, दैट इज द मनी विच द बैंक कुड लेंड। CRR में हमें बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, SLR में बैंक को स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। देखो लिक्विडिटी क्या होता है, पानी, पानी इज लिक्विड, व्हेन द पानी इज क्रिस्टलाइज्ड दैट बिकम्स आइस। द एसिड विच इज इन द आइस फॉर्म और नॉन लिक्विड फॉर्म, दैट इज इट विल टेक सम टाइम टू कन्वर्ट दैट एसिड इनटू लिक्विडिटी। बर्फ को, आइस को लिक्विडिटी में, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा। वैसे ही जो रेडिली, अब जैसे ये वॉच है, अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम हो, मैं ये वॉच बेचने जाऊंगा, टाइम लगेगा ना। लेकिन गोल्ड इज नियर लिक्विड, और अगर मेरे पास फिक्स डिपॉजिट है तो वो भी नियर लिक्विड है। नियर लिक्विड मतलब मैं बैंक गया और लेके आ गया। नियर लिक्विड मीन्स एज गुड एज कैश। स्टैट्यूटरी मतलब legally liquid ratio, legally prescribed liquidity ratio. This is the money which a bank has to maintain in a liquid form or liquid asset, but not in cash form. कैश होगा तो बैंक उसे खर्च कर देगा, लोन दे देगा लालच में आके। बैंक को ये पैसे या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, या गोल्ड में, या किसी और RBI द्वारा तय की गई किसी और इन्वेस्टमेंट में। क्लियर? अनिकेत, आपका क्वेश्चन रेलेवेंट प्लेस पे आंसर हो जाएगा। गॉट इट? इसका एग्जाम्पल देखो, SLR का रेट पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था। RBI यूज टू टेल बैंक्स कि देखो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, अगर तुम्हारे कस्टमर्स एकदम बहुत ज़्यादा तादाद में, नंबर्स में आ गए और उन्होंने पैसे वापस मांगने शुरू किए, तो तुम्हारे पास गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जैसे एसेट्स होने चाहिए, या ये ऐसे एसेट्स होने चाहिए जिसे तुम रेडिली कैश में कन्वर्ट कर सको। अब इसमें क्या है कि इसमें रिटर्न मिलेगा, इसमें इंटरेस्ट मिलता है, बैंक को एटलीस्ट इंटरेस्ट इसमें मिल रहा है। इसमें जो है बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं मिल रहा था। कहीं इंटरेस्ट का एरो दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। वहां पे इंटरेस्ट, लिक्विडिटी रेशो वाला पैसा है वो RBI के पास रहता है। डिफरेंस बिटवीन CRR एंड SLR, प्लीज राइट डाउन। नंबर 1, Number 1, CRR, cash reserve, money under cash reserve ratio, money under CRR is to be money under CRR is to be deposited with RBI. Money under CRR is to be deposited with RBI. Whereas, next point for SLR, whereas money under SLR is to be invested in, whereas money under SLR is to be invested in securities, in the securities
or investments. Securities or investments prescribed by RBI, prescribed by the Reserve Bank of India. And these investments, whereas the money under SLR is to be invested in the securities or investments prescribed by RBI. And these securities and investments remain in the possession of the bank. And these investments or securities remain in the possession of the bank. Remain in the possession of the bank itself. कौन सा बैंक? RBI नहीं, जो भी बैंक है, प्राइवेट और पब्लिक बैंक, ठीक है. But the bank cannot sell these securities or investments. Second point, there is no interest or return on money kept with RBI under CRR, under cash reserve ratio. There is no interest or return on money kept as CRR, kept under cash reserve ratio. Whereas banks get interest or return on investment. Whereas banks get interest or return on investment under on the money invested under statutory liquidity ratio. On the money invested under statutory liquidity ratio. Got it? There's a good news for all of you that you will get at least 3 or 4 books of one being medieval history, another being world history, the third one being your polity, another one being on economy or some other subject by 31st of August, maximum by 1st or 2nd of September, depending upon your area or location. Okay, so you have to refer to those only. Second point, quickly I am repeating, पहले सुनना और फिर लिखना. There is no interest on money kept under CRR, whereas there is an interest or return on investment on the money invested under SLR.
क्लियर? 20 बुकलेट्स विल बी देयर, प्रिंटेड बुकलेट्स होंगी, फोटोस्टैट वगैरह सब बंद कर दिया. एड्रेस एंड ऑल आई विल टेल यू द प्रोसीजर, अभी के लिए जल्दी मत करना. ओके सो यस प्रतीक, थैंक यू. सो इज इट क्लियर? अब आते हैं. सो इन नटशेल, प्लीज राइट डाउन इन नटशेल. ठीक है, इन नटशेल we can say that in nutshell we can say that CRR is more painful for banks in nutshell we can say that CRR is more painful for banks than SLR in terms of loss of interest. In nutshell, CRR is more painful for banks than SLR in terms of loss of interest. समझ में आया? क्लियर है? In case of SLR, how is the percentage of deposits to be used in invested in SLR to be invested? Every day, yes. Net demand and time liabilities. SLR like CRR is applied on total net demand and time liabilities. आपका क्या क्वेश्चन था दिव्यानी? अगर गोल्ड इंक्रीज होगा, दिव्यानी का डाउट है हाउ डू दी बैंक्स गेट रिटर्न. अगर गोल्ड इंक्रीज होगा तो वो मिल जाएगा. फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट, योर पेरेंट्स मस्ट बी हैविंग सम किसान विकास पत्र और फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट. अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो उस पर 6% 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा. गवर्नमेंट को RBI ये कह रहा है कि आप ये पैसा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉन्ड्स में ये पैसे इन्वेस्ट करो, 200 करोड़ रुपीज़, या गोल्ड में इन्वेस्ट करो, या LIC की बॉन्ड्स को परचेज कर लो. LIC एक टॉप रेटेड कंपनी है, LIC फेल नहीं होगी, इसीलिए LIC की बॉन्ड्स में ये पैसा इन्वेस्ट कर दो. विवेक, योर क्वेश्चन इज सेम एज दैट ऑफ दिव्यानी, सो आई हैव आंसर्ड इट. ओके, CRR में तो कैश डिपॉजिट किया है, SLR में ये फिक्स डिपॉजिट खरीद लिया है RBI के कहने पे. क्लियर? Somebody please help Sanjeev. Fine for everyone? तो ये मतलब है. अब अगर CRR और SLR दोनों को जोड़ के देखें तो CRR कितना था? 6%, SLR कितना है? 20%. दोनों के पैसे माइनस हो गए, बचा कितना? बैंक्स जो हैं they can give disburse as loans, individual और corporate loans, किसी को कार लोन देना और ये सब बचे हुए पैसे में से 1000 करोड़ रुपीस में से 200 करोड़ SLR चला गया, 60 करोड़ CRR डिडक्ट हो गया, बचा कितना? 740 करोड़. 740 करोड़ will be given as loans. क्लियर है? अब ये जो लोन देने की क्षमता है, अगर CRR को हम 4% इंक्रीज कर दें
और इसको 5% इंक्रीज कर दें। द कैपेसिटी टू लेंड लोन्स विल कम डाउन, दिस इज सिनेरियो ए, दिस इज सिनेरियो बी। कैपेसिटी टू लेंड लोन्स विल कम डाउन बाय हाउ मच, 35% हो जाएगी, यानी कि बैंक्स विल बी एबल टू लेंड लोन्स ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 650 करोड़। मनी सप्लाई इज गेटिंग रिड्यूस्ड, मनी सप्लाई रिड्यूस हो गई। क्लियर? ठीक है, इसमें एक ही झटके में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया और मनी सप्लाई कम हो गई। जबकि रेपो रेट में क्या है, बैंक को ये बोल रहे हो, आरबीआई बैंक्स को रेपो रेट के केस में क्या बोलता है, आरबीआई ये बोलता है कि पैसे लेने हो तो पहले मैं 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा था, अब मैं 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दूंगा। तो यानी कि बैंक्स को ये बोला जा रहा है कि तुम यदि अपना पैसा 8% पे डिपॉजिट कराना चाहते हो तो मेरे पास करवा दो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? अब अगर बैंक ये बोले कि नहीं मेरे पास पैसे बहुत हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने आप चला लूंगा, तो बैंक आरबीआई की सुनेगा ही नहीं। उस केस में मॉनेटरी पॉलिसी का जो ट्रांसमिशन है वो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, अब मैं इसका सिंपल सा एक एनालॉजी बता रहा हूँ, इसके बाद अब कोई किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। आई कैन सेंस इट, किसी को जो थोड़े बहुत डाउट्स हैं। देखो आप लोगों के घर में क्या होता है, स्टेबलाइजर होता है। ठीक है, अगर एयर कंडीशनर है किसी के घर में, ठीक है, यहां पे लगा रखा है हमने एसी, ध्यान से इसको ड्रॉ करना। ये शेल्फ, ये रहा स्टेबलाइजर। ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ मीटर वीटर जो भी है। तो अब ये स्टेबलाइजर से कॉर्ड में इसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, ये रहा मीटर जो भी। ठीक है, यहाँ पे है आरबीआई का रेगुलेटर, रेगुलेटर यानी कि ट्रांसफार्मर। ठीक है, आरबीआई के पास में मान लो ये ग्रिड पे बैठा है आरबीआई, जो हमने इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म समझे थे ना उस दिन, ये ग्रिड है। आरबीआई ने इधर से वोल्टेज कम करी क्योंकि इधर करंट ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, शॉर्टेज हो रही है मनी की तो वोल्टेज बढ़ा देंगे, लेकिन अभी वोल्टेज को रिड्यूस करा। तो यहाँ से जो बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइंस हैं, आपके घर के पास में जो छोटा वाला ट्रांसफार्मर है उसमें वोल्टेज रिड्यूस हो गई। अब इसमें वोल्टेज रिड्यूस हुई तो आपके रेगुलेटर में भी, एसी में भी वोल्टेज कम हो गई। ठीक है, अब आपका एसी क्या करेगा, झटके मार के बंद हो जाएगा। ऐसे ही होता है ना, ट्रिप करेगा उसके बाद में बंद हो जाएगा एसी। ठीक है, लेकिन अगर ये एसबीआई है, यहाँ पे ये कस्टमर है, ठीक है, जो एसी चला रहा है, यहाँ पे कौन है, एसबीआई। अब एसबीआई अगर वोल्टेज आरबीआई से नहीं ले रहा, एसबीआई वोल्टेज कस्टमर से ही लेके बैठा है जिन्होंने डिपॉजिट करी है, क्या एसबीआई इस आरबीआई की सुनेगा? अब समझ में आया? लेकिन सीआरआर और एसएलआर में सीधा एसबीआई को ये बोला कि तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका इतना पार्ट मेरे पास भेज दो, बात खत्म। तुम्हारे पास जितने भी हैं उसका 6% प्लस 20% मेरे पास भेज दो, तो सुनना पड़ेगा ना। लेकिन रेपो रेट में तो आरबीआई ये कह रहा है कि तुम इतना रेट इसका कम कर दो या इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दो। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट से खेला जा रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में नॉट बी इफेक्टिव इफ अ कस्टमर इज हैविंग अ लॉट ऑफ कैश और जनरेटर, ठीक है, ब्लैक मनी कस्टमर के पास में यदि है, तो फिर कस्टमर तो अपना काम चलाता रहेगा, कस्टमर पावर कंज्यूम करता रहेगा। यानी कि ये कस्टमर जिसके पास में, जो रिच कस्टमर है, अगर उसके पास में पैसे हैं तो वो तो आलू प्याज टमाटर ये सब खरीदता रहेगा। ये पास में एक ब्यूटी क्लिनिक है पचौली नाम से, ये बंद करा क्या हुआ है? तो ये लोग ट्रबल क्रिएट करते रहते हैं। क्लियर? समझ में आया? तो यहाँ पे ब्लैक मनी इज अ फैक्टर। दूसरा, अगर एसबीआई ने बाकी के कस्टमर से बिजली कलेक्ट कर रखी है, मनी कलेक्ट कर रखी है, तो बाकी के कस्टमर्स का जो कैश है वो सप्लाई होते रहेगा, बेलगाम काम चलता रहेगा। अगर ये कस्टमर्स खरीदते रहेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ती चली जाएगी।
Clear? If the inflation is not working well, yes, it will lead to, ठीक है. If the fiscal policy is not working well, then it will. अब समझ में आया कि ये पूरा चक्कर क्या है. ये जो हमने ये जो ड्रॉ करा है, ये SLR और रेपो रेट देखो कितने इफेक्टिव हैं. सीधा ही एक झटके में पैसा वापस. SLR और CRR, इसमें क्या है, हम कैश स्क्वीज कर रहे हैं. यहाँ पे स्क्वीजिंग हो रही है, बिजली खींच ली. बोला कि अगर ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है या SBI है, बोला कि तुम अपनी इलेक्ट्रिसिटी या मनी इतनी वापस दो हमें, बस बात खत्म. ठीक है. यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्लीज रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करो. नेचुरल सी बात है, जब इन्फ्लेशन माइल्डली आउटसाइड होगी तो ये कहा जाएगा. जब इन्फ्लेशन आउट ऑफ हैंड होगी बहुत ज्यादा, तो SLR और CRR किया जाएगा. अब तो ठीक है. दीज आर परसेंटेज पर डे टोटल कैश का. ठीक है. क्लोजिंग जो मैंने बताया था ना एग्जाम्पल में कि 4 PM पे बैंक्स क्लोज होते थे, 5 PM पे, 2 PM पे ही क्लोज हो जाते थे पहले दोपहर में 2 बजे. तो वो ये टोटलिंग करते थे. ठीक है. CRR कैश और कैश इक्विवेलेंस 4 करोड़ हैं और 4% ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज. इस पे CRR पे नो इंटरेस्ट. SLR पे कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 19.5 करोड़ ऑफ NDTL. क्लियर. डिपॉजिट्स 100 करोड़. बैलेंस कितना बचा? 76.5 करोड़. 76.5 करोड़ लेंड किया जा सकता है. क्लियर. अब इसमें इंटरेस्ट रेट नहीं डिसाइड किया जा रहा कि कितना इंटरेस्ट रेट होगा. इंटरेस्ट रेट अपने आप डिसाइड हो जाएगा. During COVID-19 lockdown, after the COVID-19 lockdown, why did RBI choose not to choose repo rate cut and not the CRR and SLR cut? RBI ने लॉकडाउन के टाइम पे ग्रोथ को जब रिवाइव करना था, मनी सप्लाई ज़्यादा करनी थी, तो उस टाइम पे RBI को लॉजिकली देखा जाए कि CRR और SLR का इम्पैक्ट बहुत जल्दी होता है ना. तो RBI को ये दोनों कट करने चाहिए थे. क्लियर. ये कट नहीं करना चाहिए था CRR और SLR. अब ध्यान से सुनना कि कभी कभी एकदम से अगर हम कैश इंजेक्ट करेंगे तो उसका बैकफायर भी वो चीज़ कर सकती है. जैसे अभी तो हमने SLR और CRR कट किया, RBI ने रेपो रेट को कट किया, SLR और CRR को छेड़ा ही नहीं. फिर भी सिर्फ 4 मंथ्स के अंदर अंदर इन्फ्लेशन बढ़ गई कि नहीं. 6.9% जुलाई में. मार्च अप्रैल में कट किया था रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन इज आउट ऑफ हैंड्स नाउ. RBI का टारगेट है 6%. नाउ इमेजिन द सिनेरियो इफ RBI वुड हैव कट नॉट द रेट कट बट द रेशो कट. अगर RBI उस टाइम पे रेशो को कम कर देता मार्च में अपने मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में, तो आज इन्फ्लेशन कितनी होती? 8%. इसका मतलब मेडिकल पार्लेंस में ये समझो कि अगर एकदम से डॉक्टर ग्लूकोज जो है पूरा इंजेक्शन के जरिए चढ़ा देता है तो क्या होता? हाइपर इन्फ्लेशन काइंड ऑफ सिचुएशन. बॉडी में क्या होता? बहुत ज़्यादा कैलोरीज आ जाते हैं, आप उठ के भागने लग जाएगा पेशेंट, है ना. वैसे ही स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाली सिचुएशन यहाँ पे लगानी होती है. यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं थी. रेपो रेट से एक और प्रॉब्लम सॉल्व होती है. वो क्या है? CRR may not be able to, CRR may increase the supply of money. A cut in the CRR might increase the supply of money. ठीक है. But it may not be able to decide the rate of interest on which the money will be lent. Repo rate has got an advantage that it can decide the rate of interest as well. है ना. पैसे की सप्लाई भी बढ़ गई और कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा दिया जाएगा वो भी कंट्रोल हो गया. जबकि CRR में ये एडवांटेज है कि पैसा बहुत जल्दी पहुंच जाएगा मार्केट में. कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा ये नहीं पता. These are on a regular basis. Clear?
CRR इज़ लाइक एन इलेक्ट्रिक शॉक। जब किसी का हार्ट फेल हो रहा होता है ना तो इलेक्ट्रिक शॉक देते हो। अब आप ये कह रहे हो कि लॉकडाउन के टाइम पे इकोनॉमी का हार्ट फेल हो रहा था तो एकदम से हार्ट पे पुशेस देने चाहिए थे, लेकिन नहीं, RBI को लगता है कि ग्लूकोज से ही काम चल जाएगा, रेपो रेट कट से ही काम चल जाएगा, और चला भी। अगर ये होता कि सारा कुछ मनी सप्लाई के हाथ में ही होता तो ग्रोथ रिवाइव हो गई होती। जो हम चीज़ें DNA में समझ रहे थे कि सप्लाई साइड ऑफ द मनी नीड्स टू बी acted upon. Repo rate is directional. Repo rate is it can regulate both. The supply of the money is a byproduct of rate cut. RBI is cutting the interest rate in repo rate, and in the process the supply of money is also increasing. Because rate cut हो रहा है तो पैसे ज़्यादा आ गए। RBI ने ये बोला कि इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मैं पैसे देने को तैयार हूँ। यस आदित्य राज, यस ओके। अब समझ में आया, ये दोनों चीज़ें क्लियर हैं सबको? तीनों चीज़ें। रेपो रेट इज द रेट, रेपो रेट इज द रेट। रेट अगर कम कर दोगे, मेरे को रेट अगर कम कर देगा बैंक, RBI ने SBI के लिए कम किए, SBI ने मेरे लिए कम कर दिए, तो मैं ज़्यादा पैसे खरीदूंगा, ज़्यादा पैसे बोरो करूंगा, मैं नई कार लेके आऊँगा, मैं नई स्कूटी, नया कंप्यूटर, नया मोबाइल फ़ोन, ग्रोथ बढ़ेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता है। इसमें अगर RBI ने SBI के लिए रेशो कम कर दिया कि अब आप इतना लोन लेंड कर सकते हो, लेकिन क्या इसमें रेट का पता होगा? इतनी सटीकता से, इतनी प्रिसीजन के साथ में रेट का पता होगा कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा दिया जा रहा है? नहीं। जबकि रेपो रेट में ये रेगुलेट करना आसान होता है। तीसरा रीज़न कि RBI ने रेपो रेट की जगह CRR कट क्यों नहीं किया? RBI हैज़ डिक्लेयर्ड officially as a matter of policy कि that wherever possible, to the extent possible, RBI would be using only repo rate and reverse repo rate for managing the inflation unless the situation is totally out of hands. As you can see, within a span of 3 months or 4 months of RBI cutting the repo rate, inflation is out of control of RBI. ठीक है, इसीलिए पॉलिसी मेजर के चलते भी जो चीज़ एक डिक्लेयर कर दी तो उससे सेटल्ड प्रिंसिपल से बार बार नहीं हटना होता। ठीक है, कि अगर उसे हट जाएंगे तो फिर पैनिक हो जाएगा मार्केट में, फिर लोग ना स्पेकुलेशन करने लगते हैं कि अच्छा लॉकडाउन में भी ऐसा हुआ था तो RBI ये भी कर सकता है, लॉकडाउन में ऐसा हुआ था तो RBI वो भी कर सकता है, तो अभी हम इसके लिए ये कर देते हैं। क्लियर? तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। SLR CRR इंक्रीज्ड, लेस मनी विद बैंक्स। अगर सिनेरियो देख रहे हैं SLR और CRR को इंक्रीज कर दिया जाए तो दिस विल लीड टू लेस मनी विद बैंक्स, लेस मनी इन दी फाइनेंशियल सिस्टम जहाँ पे पैसे का लेन देन होता है। इंटरेस्ट रेट्स वुड गेट इंक्रीज्ड, लेस लोन टेकिंग कैपेसिटी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 7% था, अब 9% हो जाएगा, तो लोन टेकिंग कैपेसिटी वुड गो डाउन, क्योंकि मेरे बिजनेस में रिटर्न आती है 8%, मैं पैसा ले रहा था 7% पे, अब यहाँ इंटरेस्ट अगर 9% देना पड़ेगा तो मैं पैसा बोरो ही नहीं करूँगा। लेस बिजनेस एक्सपेंशन एंड हेंस लेस बिजनेस एक्सपेंशन। इफ आई एम नॉट एक्सपैंडिंग माई बिजनेस, lesser number of jobs would be created. If lesser number of jobs would be created, lesser amount of salary to the employees. Lesser amount of salary, तो हस्बैंड की अगर सैलरी कम होगी या वाइफ की सैलरी कम होगी तो वाइफ जो है हस्बैंड को मेकअप के पैसे नहीं देगी, मतलब समझ जाओ। ठीक है, तो पार्ले जी कम बिकेगा, फिर उसके बाद बाकी की चीज़ें कम बिकेंगी, बीकानेर की भुजिया, हल्दीराम्स का और ये सब चॉकलेट, डेयरी मिल्क कुछ नहीं बिकेगा। लेस कमोडिटी डिमांड, FMCG गुड्स हों, फास्ट मूविंग हों चाहे स्लो मूविंग हों, ड्यूरेबल गुड्स, कमोडिटी प्राइजेस डिक्रीज हो जाएंगे, यानी कि गरीब आदमी का फायदा हो जाएगा। इन्फ्लेशन विल बाउंस बैक, इन्फ्लेशन विल बाउंस। ठीक है, RBI का पर्पज सॉल्व हो गया। इसके ओपोजिट SLR CRR को डिक्रीज किया, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, मनी सिस्टम में ज़्यादा होगी तो लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई क्या करेगी, डिमांड कम है या डिमांड ठीक है, सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई ऑफ द मनी इंक्रीजेज, तो ये होगा, फिर ये साइकिल ऐसे चलने लग जाएगा। क्लियर? इसके जस्ट ओपोजिट डन। Is it clear to everyone?
if CRR, SLR, repo rates are cut, deposit rates, lending rates may fall. ठीक है, तो rise in the money supply ये understandable, बिल्कुल plain vanilla things हैं. अगर CRR, SLR और repo rate कट कर दिए जाएं, deposit rates, lending rates कम आ जाएंगे as a natural corollary. ठीक है, तो फिर उसके बाद rise in money supply would lead to growth given the other constraints. What are the other constraints? Fiscal policy. Fiscal policy means the policy of taxation and expenditure, income and expenditure of government of India. Liquidity, purchasing power will increase. Everything is rising. Clear है अब ये? Repo rate, we have covered this. Then reverse repo rate is the rate at which banks can deposit their money, excess money with RBI. When inflation is high, RBI increases the repo rate to attract banks, to fleece the banks, to lure the banks into depositing money. So liquidity adjustment facility has been explained. It is a window, service window, deposit and repo and reverse repo. Okay. Reverse repo is you can deposit money, and repo is you can borrow the money from RBI. These are two windows of RBI. It is reverse of repo rate, and this was started in November 1996 as a part of liquidity adjustment facility. Now RBI uses these two rates as the anchor rates. इन्हीं को ही यूज किया जाता है ज़्यादातर. ठीक है, अगर कुछ बिल्कुल ही अटपटा हो जाए तो फिर CRR वगैरह को यूज किया जाता है, अदरवाइज नहीं. इसी पॉलिसी को और डीपन करते हुए, पहले रेपो और रिवर्स रेपो क्या होते थे, 3 मंथ्स के होते थे, 6 मंथ्स के होते थे. ठीक है, विच यूज टू रेगुलेट द लिक्विडिटी ओवर अ स्पैन ऑफ 3 मंथ्स. ठीक है, अब अगर जैसे हमारा मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट क्या करता है, 1 हफ्ते की आपकी स्टडी लिक्विडिटी को रेगुलेट करता है ना, अगले हफ्ते के लिए क्या पढ़ना है ये सब. अब अगर रेपो रेट या मॉक टेस्ट 15 दिन में होने लगे तो वी वुड बी डिसाइडिंग योर सिलेबस फॉर नेक्स्ट 15 डेज, है ना, क्योंकि तुम लोग ऐसे पढ़ोगे नहीं. वैसे ही बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए इंटरेस्ट रेट को कि 14 दिन में क्या रेट चलेगा उसको रेगुलेट करने के लिए और ज़्यादा डीपन कर दिया इस पॉलिसी के. डीपन मतलब डीपनिंग, और ज़्यादा इसको गहराई में ले गया आरबीआई. 2013 में आरबीआई ने ये कहा कि लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी तो मैनेज हो जाती है 3 मंथ्स या 6 मंथ्स या 1 ईयर की, कि आज हमने एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेची आरबीआई ने और बोला कि 3 महीने के बाद आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा. तो बैंक्स जो अभी के फिलहाल के पैसे हैं 7 दिन में जो वो प्लान कर रहे हैं लेंड करने को, 14 दिनों में जो उनको कस्टमर को वापस करने हैं, 28 दिनों में जो कस्टमर को वापस करने हैं, तो बैंक वो 27 डेज के लिए क्रेडिट कार्ड होल्डर को दे सकता है ना वो पैसे, कि क्रेडिट कार्ड होल्डर को बोला कि ठीक है 27 डेज के बाद मुझे दे देना. लेकिन अभी इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, आरबीआई अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच भी रहा है 3 महीने वाली, तो आज की इन्फ्लेशन कैसे रेगुलेट करेगा. 14 डेज के स्पैन में जो 13 डेज के लिए आलू प्याज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं उनको रेगुलेट करने के लिए बैंकों को आज रोकना ज़रूरी है. बैंक्स को आज ही रोकना ज़रूरी है कि आज जो तुम्हारे पास पैसे हैं वो मेरे को दे दो. इसलिए आरबीआई ने क्या किया, अपनी ई कुबेर पोर्टल पे ये ऑक्शंस करनी शुरू कर दी. क्या ऑक्शन, 7 डेज के लिए इफ यू डिपॉजिट मनी विद आरबीआई यू विल गेट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो बैंक्स वुड वे द ऑप्शन ऑफ डिपॉजिटिंग मनी विद आरबीआई, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, और बैंक्स वुड वे द ऑप्शन ऑफ गिविंग इट टू सम क्रेडिट कार्ड कस्टमर. अब अगर क्रेडिट कार्ड कस्टमर को पहले 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा था ओवर ड्यू पेमेंट के लिए, छोटी अवधि का जो लोन है, तो अब कितना हो जाएगा, अगर बैंक ने, आरबीआई ने बोला कि रेपो रेट, यानी कि अगर तुम्हारे पास पैसे एक्सेस हैं तो आप मेरे पास 8% की जगह 9% पे डिपॉजिट करा दो. कस्टमर को मेरे पास ये नोटिस आया कि मैं नया मोबाइल ले लेता हूँ, क्या जाता है 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो देना पड़ेगा, दे देंगे. लेकिन मेरे पास ये मैसेज आया कि अगर आपका पेमेंट अब ओवर ड्यू होता है तो आपको 13% नहीं 14% देना पड़ेगा. ठीक है,
अब मेरे को ये समझ में आया, यूपीएससी एस्पिरेंट पढ़ रहा था अखबार, ये समझ में आया कि अच्छा कि बैंक ने, आरबीआई ने बैंक्स को ये कहा कि अगर आपने हमारे पास 7 दिन के लिए पैसे अगर डिपॉजिट किए तो तुम्हें 1% रेट इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलेगा। आरबीआई ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आरबीआई देख रहा था कि 7 दिन के आसपास का जो इन्फ्लेशन है इन दिनों का, सरकार को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है, क्योंकि आलू प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, चाय पत्ती का दाम बढ़ गया, मिल्क का दाम बढ़ा दिया मदर डेयरी ने, तो प्रॉब्लम हो रही थी। इसीलिए आरबीआई ने बैंक्स को ये कहा कि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को चेक करने के लिए मैं तुम्हें 8% नहीं, 9% नहीं, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा अगर 7 डेज के आसपास विदिन 7 डेज मेरे पास पैसा डिपॉजिट कराओगे। 14 डेज के लिए मैं तुम्हें 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा। सारे बैंक भागे भागे चले गए यहाँ पे और अपने कस्टमर्स को बोल दिया कि अगर आपने अब क्रेडिट कार्ड से कुछ खरीदारी करी और उसका पेमेंट नहीं हुआ तो इंटरेस्ट रेट लगेगा पीनल 18%। तो क्या कस्टमर क्रेडिट कार्ड यूज़ करेगा? नहीं करेगा। यानी कि बैंक्स ने इनडायरेक्टली क्रेडिट कार्ड वाले जो शॉर्ट टर्म के लोन्स होते हैं 45 डेज के, ये सब, या ओवरड्राफ्ट दिया जाता है बिजनेसमैन को, बंद कर दिया। इससे क्या हो गया? शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी कम हो गई। तो आरबीआई को इसकी एफिकेसी, इसकी यूटिलिटी कि शॉर्ट टर्म में पैसा रेगुलेट करने के लिए ये किया जा सकता है। समझ में आया? जैसे तुम्हारे पास अगर पिगी बैंक हो, तुम्हारे पेरेंट्स बोलें कि तुम इसमें पैसे डालते जाओ, हाजमोला और ये सब कुछ मत खाओ, टॉफ़ी गोली क्या होता है, सब मोह माया है, तो तुम्हें बर्थडे पे गिफ्ट मिलेगा। तुम क्या सोचोगे? छोड़ो यार, बर्थडे का क्या करना है, अभी खाते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स इस बात से वरीड हैं कि तुम अभी ज़्यादा चॉकलेट खा रहे हो तो क्या होगा? कैविटी हो जाएगी। अब उन्हें तुम्हें ल्योर करना है कि तुम अभी वाले जो तुम्हारे हाथ में 10 रुपीज़, 15, 20 रुपीज़ पॉकेट मनी है, उसको तुम अपने पिगी बैंक में ऐड कर दो। तो योर फादर विल टेल यू, योर मदर विल टेल यू, इफ यू विल ऐड 10 रुपीज़ टू इट, आई विल गिव यू 2 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन इट। ठीक है? अर्लियर यू वर नॉट गेटिंग एनी इंटरेस्ट फॉर 7-14 days from your parent. Now they think that you've already eaten a lot of sweets in the last 1 or 2 weeks, inflation is very high, so they want you to deposit more money. They tell you that if you will add full pocket money, the रोज़मर्रा का खर्चा, the daily loans that you are lending, तो वो आपको और ज़्यादा 5% इंटरेस्ट रेट दे देंगे। In the short run, lag is not going to be there. ठीक है? Try understand what you are saying. If I do a brisk walk, my heartbeat rate and everything, there will be no lag. Right? In the short run, it's imminent that within 1 day I have to pay the money. There will be no lag. Money can be absorbed. Banks have to decide there and then itself. If they would not decide about the surplus cash lying with them, they cannot. If you are saying what about the money that has already been lent on a credit card? If I have already used my credit card, now if the due date is staring at me, अगर मेरे credit card की due date आ गई है तो वो तो damage has already been done. That is why RBI is using it as a cure, that it is increasing the rate of interest in the short term. You're getting my point? It is already imminent. Already this is happening. That is why this remedial measure of increasing the rate of interest on small tenure deposits is being taken by RBI. There for 3 months it is being envisaged that if liquidity supply over next 90 days is not regulated, inflation will be 2 inches above. Here inflation is already happening, damage is happening, and banks are having money. Here there is no lag per se, and here the steps, remedial steps taken by RBI are very, very incisive. Rate of interest jump is very high. In the short run, rate of interest is very high. If you go to your relative and you tell him or her that I immediately need the money, he will charge you exorbitant rate of interest because he knows that you are in need of money. Right? If you go to any money lender. Similarly, if you are going to RBI for borrowing money, RBI has increased the interest rate to 10%. If you are going to deposit money, you are going to get
12% rate of interest from RBI. ठीक है, मतलब ये कुछ ऐसा है, अगर मैं डेली वॉक नहीं करूं तो मेरे को ये कहा जा रहा है कि अगर 3 महीने तुमने वॉक नहीं करी तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। इस केस में क्या है कि अगर कल वॉक नहीं करी तो सांस चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये तो कल वाली सिचुएशन है ना, इसमें लैग कैसे होगा, कल करना ही करना है। इट इज अ डू और डाई काइंड ऑफ सिचुएशन। डन एवरीबडी, इट इज क्लियर। लैग हैपन्स बिकॉज ऑफ टाइम लैग। यहां पे तो टाइम ही नहीं है ना सोचने का। 7 दिन और 14 दिन और 28 दिन की ये रेपो ऑक्शंस, 7 दिन की बोली लगाई जा रही है कि 7 दिन के लिए अगर आप आरबीआई को पैसा दोगे तो आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, आरबीआई ने ये पॉलिसी जो है, इससे पहले 90 दिन की और 180 दिन की पॉलिसी होती थी कि आप आरबीआई को रेपो रेट के तहत आरबीआई में पैसा एसबीआई डिपॉजिट कराएगा और आरबीआई एसबीआई को 6% 7% दे देगा। लेकिन अब ये जो पॉलिसी लाई गई 7 दिन और 14 दिन और 28 दिन की, तब लाई गई जब आरबीआई को ये समझ में आया कि आरबीआई ने 3 महीने और 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो रेगुलेट कर लिया, लेकिन जिन बैंक्स के पास 3 महीने के लिए पैसे नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने किसी ऐसे कस्टमर के पैसे ले रखे हैं जो अगले 28 दिन में आने वाला है, उस बैंक को कैसे ललचाया जाए कि वो भी बैंक आरबीआई के पास पैसे डिपॉजिट करे, खासकर तब जबकि इन्फ्लेशन हाल फिलहाल अभी के दिनों में बढ़ रही है ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेगा आरबीआई, इस टाइम पे ज्यादा लालच देगा कि अभी अभी पैसा मेरे पास लेके आओ 4-7 दिन के लिए और मैं तुम्हें 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा। आरबीआई को जब ये पता लगा कि 3 महीने और 6 महीने वाले रेपो रेट से इन्फ्लेशन को अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है, तो आरबीआई को ये लगा कि यदि इन्फ्लेशन इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में दिख रही है कि अगले 2 महीने में दीपावली है, राइट, दीपावली से पहले लोग खरीदारी करेंगे, अभी की इन्फ्लेशन को कैसे रोका जाए, आरबीआई अभी रेपो रेट ऑक्शंस कर देगा कि अच्छा लिक्विडिटी यानी कि पैसा मार्केट में बहुत ज़्यादा जा चुका है, अब उसको अभी एब्जॉर्ब करना है। अगले आने वाले 7 दिनों में कैश इतना ज़्यादा है लोगों के पास, अगले 28 दिनों में कैश इतना ज़्यादा है, उसको कैसे एब्जॉर्ब किया जाए। तो अभी अम्ब्रेला निकाला जाएगा। अभी अम्ब्रेला कैसे निकाला जाएगा, 7 डेज 14 डेज की बोली लगवा के आरबीआई ये बोलेगा कि मैं इतने पैसे यानी कि 10 लाख करोड़ रुपए बैंक से लेने को तैयार हूँ। बैंक आप बैंक की वेबसाइट पे जाओगे, सुबह ये लिखा होगा कि अगर आप 28 दिन की फिक्स डिपॉजिट कराते हो तो आपको 6% मिलेंगे। शाम को आप चेक करोगे आरबीआई के अनाउंसमेंट के बाद, वहाँ पे लिखा होगा आपको 9% पैसे मिलेंगे अगर आप सिर्फ 28 दिन के लिए भी बैंक के पास एसबीआई, एचडीएफसी या आईसीआईसीआई के पास पैसे डिपॉजिट कराते हो तो आपको 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि अब आपके पेरेंट्स ये कहेंगे कि चलो कुछ खरीदारी करने चलते हैं, तुम कल कपड़े लेने को कह रहे थे, ठीक है, आप क्या बोलोगे, नहीं नहीं अभी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी पहले हम एफडी करवा लेते, 14 दिन के बाद खरीदेंगे। क्यों, क्योंकि आपने आईसीआईसीआई की वेबसाइट पे ये देख लिया, वहाँ पे फ्लैश हो रहा था मैसेज कि इंटरेस्ट लो है, होता है ना ऐसा। Then there is 14 days. After 7 days, if liquidity will again increase, then there is 14 days. 14 days का rate of interest थोड़ा और बढ़ा दिया 10.25%, making it a little sweeter. Clear? अब सितंबर आ जाएगा, सितंबर तक तो शुगर मिल्स वगैरह अपनी शुगर रिलीज कर ही देंगी, नहीं तो इंडिया में एक्सपोर्टेड शुगर आ चुकी होगी। 28 डेज हो जाएंगे, तब तक तो शुगर आ ही गई होगी। दिवाली के लिए शुगर के प्राइसेस बढ़ जाते हैं ना, हर चीज़ के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो बैंक हैज़ टू मेक श्योर। तो शुगर इंपोर्ट करने का डिसीजन किसका है, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी कौन चलाता है, गवर्नमेंट। So these two policies operate in tandem. RBI will try to hold the inflation down till the time supply is not jacked up. Once the supply is jacked up, once RBI gets the information from ministry that we are importing these many tons of or million tons of sugar, RBI will see okay कब तक आएगी ये शुगर, 35 डेज तक, चलो ठीक है, तब तक होल्ड पे रखते हैं इन्फ्लेशन को। क्लियर?
गॉट इट? फटाफट से टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स देखते हैं, इसके बाद आगे की चीजें समझ में आने लगेंगी। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। सेविंग्स बैंक अकाउंट, आज आप अपनी अपनी पासबुक चेक करोगे, उस पर लिखा होगा, ठीक है। सेविंग्स बैंक अकाउंट इज ओपन बाय रेगुलर कस्टमर्स, ओके। ऑन योर पासबुक, on your passbooks it would be written that maximum in 1 month you can withdraw money up to 50 times, not more than that, or it could be 70 times in case of certain banks. In current account, in as savings bank account is opened by regular savings, आपका जो अकाउंट होगा वो सेविंग अकाउंट होगा, ठीक है, रेगुलर सेविंग्स बैंक अकाउंट। इन करंट अकाउंट it is opened by businessmen, companies, businesses, right? सेविंग्स बैंक में आप एफडी करवा सकते हो और करंट अकाउंट में भी करवा सकते हो। करंट अकाउंट इज ओपन बाय बिजनेसमैन, राइट, और कंपनीज और इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप लाइक मी, सो दे ओपन दिस। हेयर रेगुलर इंटरेस्ट रेट डिपेंड्स अपॉन 3.5% to 4% पर एनम। 3.5% to 4% होगा, ठीक है, पर एनम। Whatever money is lying, you will get this interest. Here there is a facility in savings bank account what we call these days as e-sweep. E-sweep क्या है? Sweep मतलब झाड़ू लगा दिया। Whatever money is lying into your bank account, it is swept away and converted into EFD automatically. E-fixed deposit, on which you will get a higher rate of interest, that is 6% or 5%, depending upon the tenure for which your money is lying into your bank account. You are not doing anything. Every time 50,000 rupees is going into your bank account, automatically it is getting converted into an electronic fixed deposit, on which you will get a higher rate of interest. If you are keeping the money, you got 20,000 salary, you kept your money into EFD, you got your facility, you got the facility given by your bank activated. You told your bank कि मेरे इस पे e-sweep facility लगा दो। बैंक आपसे ये पूछेगा कि कितने थ्रेशोल्ड के बाद ये फैसिलिटी लगानी है। आपने बोला कि जब भी मेरे अकाउंट में whenever the money lying in my account is above 50,000, whatever money above 50,000 is there, that should be e-swept away. That should be swept away and that should be credited into EFD. हो गया? Now on this 50,000 rupees, you will, whenever you will check the balance, it will show you that money lying into your bank account is 50,000. Whereas additional 3 lakh, 4 lakh rupees, whatever is the amount you have kept into sweep, will be visible as mode. Multi-option deposit. You can withdraw this or you can continue. You can continue getting this 6% rate of interest. If the money is kept for, let's say, 3 months or less, 6%. If the money is kept for more than 3 plus 3 months or up to 6 months, then it will be 6.5%. If the money is kept for more than 6 months but less than 9 months, okay, rate of interest will be 7%. So this is how you automatically get the rate of interest on the money depending upon the longevity of money lying. Mode balance, yes, okay, ऑटोमेटिकली उस पर इंटरेस्ट मिलता रहता है, ये पता होना चाहिए सबको। करंट अकाउंट पे क्या होता है, सेविंग्स बैंक पे कोई भी बैंक इंटरेस्ट नहीं देता, क्लियर, पैसे ही नहीं मिल, इंटरेस्ट नहीं मिलता इस पे। ये जो नॉर्मल 3.5% to 4% है, ये नहीं मिलता। करंट अकाउंट इज फॉर day to day transactions. Sometimes I have to pay salaries, magazines, electricity, rent. So number of transactions permitted in this account in a month or quarter are unlimited. Okay, more charges are there. Banks give more facility on this current account. There are more charges for ATM, etc. everything. This is for business, right? Then comes fixed deposit account. I can get fixed deposit created from my current account or savings bank. Then on current account, on the basis of my transaction history, what I get,
On the basis of my transactions history, I get overdraft limit. Suppose if money lying into my bank account is 2.5 lakhs, 2.5 lakhs, but if I issued a check for 3 lakh rupees, bank would call me or my accountant and they would ask कि ये 3 लाख का चेक आपने इशू किया है, आपके अकाउंट में 2.5 लाख रुपए पड़े हैं, राइट? सो वी विल टेल देम यस मैम और यस सर, 2-3 दिन में पैसे आने वाले हैं, यू विल गेट सम मोर मनी इनटू अकाउंट, प्लीज अलाउ अस एन ओवरड्राफ्ट. So banker would see the history of my account. Okay, account is healthy and person is wealthy. So they will say, okay, 50,000 extra आप withdraw कर लो. Within next 3-4 days money will come. If money coming in next 3-4 days is 5 lakh rupees, bank will deduct 50,000 plus interest. Okay, plus interest of 3%, 2%. And that money will be, remaining money will be shown as deposited into my account. This is called as overdraft. Okay, then there are other limits like cash credit. This is also offered on current account of big companies. Cash credit. So if I can cash credit or standing limit, if my turnover is 50 crores, 100 crores, I can get a cash credit facility on my account. Whenever I would be in need of money, let's say 3-4 crore rupees, if my account is that wealthy, bank will say, okay, you must have ordered the raw material, you will convert the raw material into a finished product and then you will get money from the customer. No problem. We will give you this cash credit so that you can manage your expenses till the time your finished product is manufactured. You can pay the wages to the labor, etc. We know that you are a good customer. This is cash credit. This is given to diamond merchants like Nirav Modi and others who might sometimes not return the money. Clear? This is again given on current account. This is called as standing limit. This limit is standing, ever standing. This is there for my facility. Whenever I would want to chip in, I can use that. जब मेरा मन करेगा या जब मेरे को ज़रूरत होगी तो मैं उस स्टैंडिंग फैसिलिटी को यूज़ कर लूँगा. फिक्स डिपॉजिट हो गया. फिर चौथा एक आप देखते हो recurring deposit. If I am a person who is very extravagant, right? So I know I will get my salary 50,000 per month. Okay, 50,000 is a good salary, right? But I would end up spending the whole money within first 10 days. It's better that I create a recurring deposit, reoccurring deposit. Every time the money would come, I have given the instruction to my bank to deposit 5,000 or 2,500 or 2,000 rupees out of my account and convert it into a fixed deposit. So first month, January, the amount outstanding in my the amount which I have deposited at the end of the January would be 5,000. February 10,000. I would be getting the interest on fixed deposit of 10,000 on the entire deposit. March 15,000. I would be getting interest on 15,000. That is accumulated deposit. Clear? करंट अकाउंट में पासबुक इशू होती है, ये सब ई स्वाइप अगेन दोबारा से पढ़ोगे इसे. ई स्वाइप में ये होता है आपने बैंक को बोल दिया मेरे अकाउंट में जैसे ही कोई पैसे आएंगे, ये करवाने की ज़रूरत नहीं है रेकरिंग डिपॉजिट. ये क्या है, पक्की एफडी होती है, इसको आप तोड़वाते हो तो पेनल्टी लगती है. उसमें क्या है, अपने आप पैसे स्वाइप हो जाते हैं, स्वीप हो जाते हैं, स्वीप बोलते हैं उसको. ठीक है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मैंने बता दिया अभी के लिए. ओवरड्राफ्ट इज़ अवेलेबल ओनली इन करंट अकाउंट. मतलब स्वाइप में आप ये कह रहे हो कि आपके अकाउंट में पैसे आए, आपने बैंक को ये बोल रखा है कि मेरे को सिर्फ 50,000 ही चाहिए, उसके ऊपर के जितने पैसे मेरे अकाउंट में आएंगे आप उसे दूसरे फिक्स डिपॉजिट में ट्रांसफ़र कर देना. राइट, ये फिक्स डिपॉजिट में ट्रांसफ़र हो गए. अब जब दोबारा से आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, ये ट्रांसफ़र, किसी दिन आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी तो आप बिना बैंक गए, बिना कोई पेपर वर्क किए इस फिक्स डिपॉजिट में से पैसे इस अकाउंट में आ जाएंगे. दिस इज स्वीप, सिंपल वर्ड इसमें. राइट, ये बैंक इसीलिए ऑफर करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स बैंक के पास में आए.
Clear? सैलरीड अकाउंट पे ओडी अवेलेबल नहीं होता. क्लियर? सैलरीड अकाउंट पे ओवरड्राफ्ट अवेलेबल नहीं होता. आपके लिए क्रेडिट कार्ड होता है. पर्सनल सैलरीड अकाउंट पर्सनल होते हैं. बिजनेस अकाउंट्स क्या होते हैं? इंस्टीट्यूशंस के होते हैं. तो इंस्टीट्यूशंस का प्रॉफिट एंड लॉस होता है, उनका लेखा चिट्ठा दिख रहा होता है कि उनका इतना फ़ायदा है, इतना नुकसान है. तो वो चीज़ है. डन. सो एंडिंग द क्लास अ लिटिल अर्ली क्योंकि आज थोड़ा तबीयत नहीं ठीक चल रही 2-3 दिन से. बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आई शुड बी रेगुलर. टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन थोड़ा 2-3 दिन के लिए प्रिवेल करता है. अकोमोडेट मी फॉर नेक्स्ट 1 or 2 days. No classes would be missed, I assure you, but I'll have to cut short the length of classes by half an hour, 15-20 minutes. Okay. See you at 8:30 for polity class, guys. ठीक है, आज के लिए ये है. इसको रिवाइज करोगे अच्छे से. जिन्होंने नहीं किया 2-3 क्लासेस को रिवाइज कर लेना. ऑल राइट गाइज. All right, thank you everyone. See you at 8:30 p.m. Thank you.